सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर कफील खान के केस के बारे में। डॉक्टर कफील खान के केस के महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, किस कानून के तहत डॉक्टर कफील खान को इतने दिनों तक 6 महीने से भी ज्यादा वक्त तक उनको जेल में रखा गया, ये संपूर्ण मामला क्या था, वो महत्वपूर्ण तथ्य और लीगल प्रोविजंस, इन सारी बातों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बात करते हैं और देख लेते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था। साथियों, डॉक्टर कफील खान का नाम सर्वप्रथम प्रकाश में जब आता है 2017 में गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों के वार्ड में ऑक्सीजन की कमी के चलते 60 बच्चों की मृत्यु की खबर प्रकाश में आती है। इस खबर को प्रकाश में आने के बाद पूरे देश के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता है और डॉक्टर कफील खान के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टर कफील खान ने अपने चिकित्सीय पदी कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही बरती और उनके खिलाफ यह आरोप लगाते हुए धारा 409, धारा 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है और 120B आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, इन धाराओं के तहत एफआईआर पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद अप्रैल सन 2018 में ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा डॉक्टर कफील खान को जमानत दे दी जाती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा जमानत देते समय एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह कहा जाता है जमानत आदेश में कि इस पूरे मामले में यह कहीं पर भी ऐसा सबूत नहीं आया जिससे यह साबित हो कि डॉक्टर कफील खान के द्वारा अपने चिकित्सीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई। दोस्तों, इसी दौरान एक विभागीय जांच जो बैठा ली जाती है डॉक्टर कफील खान के विरुद्ध, सितंबर 2019 में वह रिपोर्ट भी आ जाती है और उस रिपोर्ट में भी डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट देते हुए कहा जाता है कि ऐसा कोई भी साक्ष्य या सबूत हमें नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि डॉक्टर कफील खान ने अपने चिकित्सीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही की हो। यह बात तो हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, जब ये एनपीए और सीए का मूवमेंट पूरे देश में चल रहा होता है सन 2019 में, तो दिसंबर में जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो मूवमेंट लगातार चलाया जा रहा था, उसमें डॉक्टर कफील खान के द्वारा एक भाषण दिया जाता है। उस भाषण देने के बाद डॉक्टर कफील खान के विरुद्ध उनके भाषण के एक हिस्से को लेकर के यह आरोप लगाया जाता है कि आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया, आपके भाषण से घृणा और उन्माद पैदा हुआ, हिंसा बढ़ने का खतरा पैदा हुआ, आपने दूसरे समुदायों को शत्रु के रूप में अपने भाषण में बताया और उनके खिलाफ 153 BC इसमें आईपीसी में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। डॉक्टर कफील खान की इस केस में मुंबई एयरपोर्ट से एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तारी हो जाती है। इस केस में गिरफ्तारी होने के बाद डॉक्टर कफील खान फिर बेल अप्लाई करते हैं और उनको फिर बेल मिल जाती है। फरवरी में 10 फरवरी को उनको बेल मिल जाती है हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से। 10 फरवरी को बेल मिलने के बाद भी जब उनको रिहा नहीं किया जाता तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है कि ऑर्डर होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा। उसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई में जब मजिस्ट्रेट के द्वारा रिपोर्ट मांगी जाती है जिला प्रशासन से, तो अलीगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि उनके विरुद्ध 13 फरवरी सन 2020 को, इसी साल की एनएसी की कार्रवाई कर दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई डॉक्टर कफील खान के खिलाफ कर दी गई है 13 फरवरी 2020 को और इसके तहत उनको बंद कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। मैं ब्रीफ में आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में आदमी को 3-3 महीने करके लगातार जेल में रखा जा सकता है और इसमें बेल भी अप्लाई नहीं की जा सकती। साथियों, तो फरवरी में उनकी जो कस्टडी की जेल की अवधि थी उसको एनएसए के तहत बढ़ा दिया जाता है। अब होता क्या है कि मार्च में देश के अंदर लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद डॉक्टर कफील खान की जो मां है नुजहत परवीन, उनके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मार्च में एक याचिका दाखिल की जाती है आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और यह मांग की जाती है कि जो डॉक्टर कफील खान की जो कस्टडी है वो इलीगल है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वहां के चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े, जस्टिस सूर्यकांत सिंह, जस्टिस बी आर गवई, इनके द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की जाती, सुनवाई करने से मना कर दिया जाता और यह कहा जाता है कि आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट एक प्रॉपर फोरम है इसकी सुनवाई करने के लिए, और उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन के द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की जाती है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि लोगों को बड़ा भ्रम था, बड़ा कंफ्यूजन था कि डॉक्टर कफील खान की बेल पे सुनवाई होनी है, जमानत पे सुनवाई हो रही है। जमानत पे सुनवाई नहीं हो रही थी, लास्का में तो जमानत ही नहीं बुक की जा सकती है। उनकी कस्टडी को चैलेंज किया गया था। जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखा जाता है तो संविधान हमें अधिकार देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करने का, हैबियस कॉर्पस। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं और आर्टिकल 226(7) के तहत हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। तो 226 के तहत 226 के तहत जो याचिका दाखिल की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका थी। उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान लगातार स्टेट गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे उनके द्वारा लगातार डेटें ली जाती हैं, तारीख पे तारीख मिलना शुरू हो जाती है। जून से सुनवाई शुरू होने के बाद भी फाइनल सुनवाई का नंबर नहीं आ पा रहा था। इसके बाद इस मामले में डॉक्टर कफील खान के घर वालों के द्वारा फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की जाती है कि सुनवाई में विलंब हो रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को एक ऑर्डर पास करता है कि 15 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई पूरी करें और ये तय करें कि डॉक्टर कफील खान की जो कस्टडी है वो लीगल है या इलीगल है। 11 अगस्त को ये ऑर्डर आने के बाद 19 अगस्त को ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट एनएसए जो लगाने से संबंधित सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, पूरी मूल फाइल को अलीगल प्रशासन से तलब करता है और तलब करने के बाद 28 अगस्त को फाइनली सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद उस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया जाता है जो 1 सितंबर 2020 को ऑर्डर आता है। दोस्तों, आदेश क्या आया ये आप सभी ने अखबारों के जरिए, टीवी न्यूज के जरिए देख लिया होगा कि उस आदेश में जो एनएसए की कार्रवाई की गई थी जिसके अंदर डॉक्टर कफील खान को जेल के अंदर लगातार रखा गया था, हालांकि 3 महीने की अवधि उनकी मई में पूरी हो गई थी, फिर से उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। अब वजह क्या बताई गई थी? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में ऐसी कोई वजह होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो, लेकिन यहां लॉ एंड ऑर्डर को खतरा बताया जा रहा था कि डॉक्टर कफील खान को अगर रिहा किया जाता है तो इससे कानून व्यवस्था को खतरा होगा। इनके भाषणों से घृणा हो रही थी। डॉक्टर कफील खान के विरुद्ध जो अलीगढ़ जिला प्रशासन ने एनएसए की कार्रवाई की थी उसको खत्म कर दिया, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया था, उस ऑर्डर को खत्म कर दिया गया। और महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की गई उस ऑर्डर में, लंबा चौड़ा ऑर्डर है, वो यह कहा गया कि डॉक्टर कफील खान का भाषण घृणा या हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, यह राष्ट्रीय अखंडता और नागरिकों की एकता का आह्वान करता है। यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी की गई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और यह टिप्पणी करते हुए जो अलीगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा जो एनएसए की कार्रवाई की गई थी, उस एनएसए की कार्रवाई को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई को खत्म कर दिया गया और रिलीज करने का आदेश पारित कर दिया गया। हालांकि यह खबर भी आ रही है कि जिला प्रशासन ने अब उस ऑर्डर को देर से रिसीव किया। जब इस समय तक, जिस समय की ये वीडियो शूट कर रहा हूं, डॉक्टर कफील खान अभी भी जेल में है, मथुरा जेल में है, उनकी रिहाई नहीं हुई है। अल्टीमेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, रिहा तो करना ही पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत राय इसमें यह है दोस्तों, सारे कानून की रोशनी में, कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कफील खान के विरुद्ध लगाया गया, वो पूरी तरीके से ये जो कार्रवाई थी एक रंजिशन कार्रवाई थी और अपने पावर का, सत्ता के पावर का दुरुपयोग था। आप देखिए कि किस तरीके से सत्ता जब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो एक अच्छे खासे होनहार डॉक्टर को भी सलाखों के पीछे सड़ने पर मजबूर कर देती है दोस्तों। तो ये पूरी तरीके से ये कार्रवाई गलत थी। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, हिंदुस्तान की न्यायपालिका
समय समय पर यह साबित करती रहती है अपने अपने ऐसे फैसलों के माध्यम से। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे फैसलों से मैं सहमत होता हूँ, बहुत से ऐसे फैसले ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होते हैं जिनसे हम सहमत नहीं होते, उनको मानते हैं क्योंकि वो हमारी सुप्रीम न्यायपालिका है, लेकिन हम उन फैसलों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर कफील खान के केस के संबंध में जो मैंने आप तक पहुंचाई। साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी अपने कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।